सोचो एक ऐसा डॉक्टर जिस पर 10 मर्डर केस चल रहे हो, क्या आप अपना इलाज उसके पास करवाओगे? या फिर एक ऐसा स्कूल प्रिंसिपल जिस पर रेप करप्शन के केसेस पेंडिंग हो, क्या आप अपने बच्चे को उसके पास स्कूल भेजोगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के एमपीज पर रेप, मर्डर, करप्शन और किडनैपिंग के केस होते हुए भी लोकसभा में बैठे हुए हैं। ये डेटा है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भारत के डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा जोक कैसे बन गया, क्रिमिनल एमपीज की गिनती हर इलेक्शन में कैसे बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन क्या कह चुके हैं इसके बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका सॉल्यूशन क्या है। और आप देखेंगे लोकतंत्र का सबसे बड़ा जोक असल में वोटर्स के हाथ से ही शुरू होता है। 2009 में सिर्फ 30% एमपीज पर क्रिमिनल केसेस थे, 2014 में ये 34% हो गए, 2019 में 43% और 2024 में ये बढ़कर 46% एमपीज तक पहुंच गए थे। यानी लगभग आधा पार्लियामेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है। इंडिया के 543 एमपीज में से 251 एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और उनमें से 170 एमपीज पर सीरियस केसेस है, रेप, मर्डर, किडनैपिंग और क्राइम अगेंस्ट वुमेन तक। स्टेट वाइज डेटा और भी शॉकिंग है। तेलंगाना में 71% एमपीज पर सीरियस क्रिमिनल केसेस है, बिहार में 48% और आंध्र प्रदेश में 56% एमएलएस के ऊपर सीरियस चार्जेस। दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 में भी 132 कैंडिडेट्स के ऊपर चार्जेस लगे हुए थे, जिसमें से काफी रेप और मर्डर के थे। लोग हमारी डेमोक्रेसी पर भरोसा करते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कई बार स्टेप लेना पड़ा। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक जजमेंट दिया, अब कैंडिडेट्स को अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड, असेस्ट और एजुकेशन डिक्लेयर करना जरूरी है। 2013 में कोर्ट ने डिक्लेयर किया, अगर किसी एमपी एमएलए को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो मेंबरशिप तुरंत खत्म। और 2019 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स पर पब्लिश करें, यानी ये वोटर से छुपाने का ऑप्शन खत्म। अब सवाल यह, इतने सारे कानून, जजमेंट्स के बाद भी ये ग्राउंड रियलिटी क्यों नहीं बदलती? क्रिमिनल नेता कैसे जीत जाते हैं? वोट बैंक पॉलिटिक्स, जाति, धर्म और कम्युनिटी के नाम पर अंधा सपोर्ट, मनी पावर, ब्लैक मनी और माफिया के फंड से वोट खरीदा जाता है, मसल पावर, पुअर गवर्नेंस। हमारे लॉ में अभी तक ऐसी रोक नहीं है जो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस वाले कैंडिडेट्स को टिकट ही ना लेने दे। पर प्रॉब्लम यही नहीं खत्म होती। जब लॉ ब्रेकर्स लॉ मेकर बन जाते हैं तो डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी टूट जाती है, ऑनेस्ट ऑफिसर काम नहीं कर पाते, करप्शन और ब्लैक मनी नॉर्मल हो जाता है और यूथ के लिए गलत मैसेज सेट होता है कि पावर पाने के लिए क्राइम भी चल जाता है। लॉ क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से सिर्फ वही कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होता है जो कोर्ट से कन्विक्ट हो और 2 साल से ज्यादा की सजा मिले। पर प्रॉब्लम यह है, कन्विक्शन होने में 10-15 साल लग जाते हैं, तब तक नेता 2-3 इलेक्शन जीत चुका होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में एमपीज, एमएलए केसेस के लिए अलग बेंच होनी चाहिए। आरपी 1951 में अमेंडमेंट, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस वाले कैंडिडेट को टिकट ही ना मिले। पॉलिटिकल पार्टी अकाउंटेबिलिटी, क्लीन कैंडिडेट को प्रमोट करना जरूरी हो। वोटर अवेयरनेस, जब वोटर डिमांड करेगा क्लीन कैंडिडेट्स की, तभी पार्टीज बदलने को मजबूर होंगी। तो दोस्तों, लोकतंत्र की ताकत हमारे वोट में है। अब आप डिसाइड करो, क्या आप वैसे नेता चाहते हो जो रूल्स तोड़ते हैं या वैसा नेता जो रूल्स बनाते हैं? आपका वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, एक जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भारत के डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जोक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मेरा वोट क्लीन कैंडिडेट के लिए। एक छोटी सी आवाज भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है।